नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 के पद खंड से गजल पाठ को पढ़ेंगे, जिसकी रचना दुष्यंत कुमार ने की है। पाठ को पढ़ने से पहले हम दुष्यंत कुमार के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म सन 1933 ईस्वी राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ 20 पाई गीति नाट्य है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी जो कि उपन्यास है। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए उन्होंने आकाशवाणी में और फिर बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी काम किया। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। सन 1975 ईस्वी में अल्पायु में ही दुष्यंत कुमार जी का देहावसान हो गया। यहाँ दुष्यंत कुमार की जो गजल दी गई है वो उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राजनीति और समाज में कथनी और करनी में जो अंतर है, कथनी और करनी में के तालमेल में जो अभाव पाया गया उसी को उजागर करने का प्रयास किया है। किस प्रकार से आजकल चुनाव से पहले राजनेता सब जो राजनीतिज्ञ होते हैं तो वो लोग कैसे अच्छे बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद वो सब भूल जाते हैं, उनको कोई भी पूरा नहीं करता है। तो इन पंक्तियों में वही बतलाते हुए कवि कहते हैं कि जैसे राजनीतिज्ञ जो लुभावने वायदे किए हैं वो गांव शहर सर्वत्र लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा, ऐसे बोल के वो वादा करते हैं और फिर वो सब भूल जाते हैं, उन सबको उन वादों को छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि गांव गांव को प्रकाशमय किया जाएगा, विकास से ऊंचा किया जाएगा, लेकिन उनकी इन कथनी और करनी में बहुत ही इस तरह का अंतर पाया जाता है कि वो बस वादा ही रह जाता है, उसको पूरा नहीं किया जाता है। गांव की विकास तो दूर की बात है, शहर भी विकास के लिए तरस जाता है, शहर में भी कोई विकास नहीं होता है। सभी जगह पर बदहाली ही छाई हुई है। कैसा ऐसा लगता है जैसे पेड़ों की छाया है, लेकिन पेड़ों की छाया में भी वो तापमान का एहसास होता रहता है। सभी जगह पर बदहाली ही छाई हुई है। कैसा ऐसा लगता है जैसे पेड़ों की छाया है, लेकिन पेड़ों की छाया में भी वो तापमान का एहसास होता रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो पेड़ हमें, जिस पेड़ के नीचे हम लोग छाया देने के लिए खड़े हैं, छाया लेने के लिए खड़े हैं, वही पेड़ हमें धूप दे रही है। तो वैसे ही देश की राजनीति भी उसी टाइप की हो गई है। मतलब जिन लोगों के ऊपर समाज को, लोगों के जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी है, वही लोग क्या कर रहे हैं, वो जनता को छल रहे हैं और उन्हें कष्ट देने में वो लोग ज़्यादा संलग्न है, कष्ट देने और छलने में ही व्यस्त हैं। तो कवि कह रहे हैं कि कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूसरे जगह चले जाएं और फिर कभी भी वहाँ से वापस लौट के ना आए। आगे है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे,
ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। मतलब कवि क्या कह रहे हैं, कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता जो है वो हमेशा ही शोषण का शिकार होती रही है। तो जिसके कारण क्या है, वो अपने अधिकारों को भूल से गए हैं कि उनके खुद की क्या क्या अधिकार है, वो उन सबको भूल गए हैं। तो वे जो हैं, जो भारतीय जनता जो है वो शोषण का और इस गरीबी से जो अभाव जो जन्मा है तो उसके वे आदी से हो गए हैं। तो भारतीय जनता की जो ये दयनीय स्थिति है, तो उसका जो सत्ता में जो लोग होते हैं वो और जो सत्ता से दूर भी होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, वे सब के सब लोग भोली भाली भारतीय जनता को अपने स्वार्थ साधने के लिए हमेशा उपयुक्त समझते हैं। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं रखता है। कल्पना या सपने के द्वारा अगर अनगिनत लोगों को इस भगवान के अस्तित्व की स्वीकृति से जो परम आनंद, जो परम सुख, जो शांति की जो अनुभूति होती है, जो महसूस होता है कि नहीं भगवान है, तो यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। मतलब कि जो भाव ये क्या है, भाव ये है कि जो भारत के भोले भाले लोग हैं वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और इसीलिए वो भारतीय जनता जो है वो भगवान की, ईश्वर की अस्तित्व को लेके सिर्फ कल्पना मात्र से ही उन्हें जो है पूरी संतुष्टि का अनुभव हो जाता है। आगे है, मैं वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सत्ता पर जो बैठे हुए हैं, जो सत्तासीन शासक वर्ग के लोग हैं, जो ये सोच रहे हैं कि वे भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और जो भारतीय हैं वे इस शोषण का विरोध नहीं कर सकते, वे बेजान पत्थर की तरह हैं। वे जो सत्तासीन लोग हैं वे भारतीयों को, जनता को बेजान पत्थर समझ रहे हैं और सोचते हैं कि इनको जगाया नहीं जा सकता है। तो कवि इसी बात को सोचकर कह रहे हैं कि मुझे उनकी सोच को बदलने की जो है बेचैनी है, इसलिए मैं अपनी आवाज़ को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहूँगा, हमेशा कोशिश करता हूँ ताकि लोग, उनके जो सत्ताधारी, जो शोषक वर्ग बैठे हुए हैं, उनके शोषण का सभी एकजुट होकर विरोध कर सके। तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। मतलब कवि क्या कह रहे हैं, कवि ये कह रहे हैं कि वे जो सत्ता पर जो बैठे हुए जो सत्तासीन लोग हैं उनको कवि कहते हैं कि तुम शासक हो, ये शासन जो है ये शासन तुम्हारा है, तो तुम एक कवि की जुबान को, उसकी आवाज़ को आसानी से बंद कर सकते हो। इसलिए कवि ये कह रहा है कि जो वो जो है अपने छंदों को, अपने शब्दों को बहुत ही सावधानी से जनता के सामने कह रहे हैं, ताकि क्योंकि कवि ये सोचते हैं कि थोड़ी सी भी असावधानी जो सत्ता पर बैठे हुए जो लोग हैं वो उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो वो उनका थोड़ा सा भी असावधानी से बोला गया शब्द उन लोगों को पर्याप्त हो जाएंगे कवि की आवाज़ को बंद करने के लिए। इसलिए वो अपने छंदों को बहुत ही सावधानी से जनता के सामने रख रहे हैं। आगे है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मतलब कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो
भारत देश का जो वन भाग है वो उसी की छाया तले ही जीना चाहता है और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, गुलमोहर मतलब क्या, वो अपने देश को, भारत देश को गुलमोहर मान के बोल रहा है कि भाई कि मैं कहीं भी मरूं अपने देश के लिए ही मैं मरना चाहता हूँ, जीऊँ भी अपने देश के लिए और मरूँ भी अपने देश के लिए ही। अतः दुष्यंत कुमार का ये जो गज़ल है वो भारत देश की राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा, जो भी शोषण हो रहा है, उसी के विरोध में लिखा गया, उसी का खंडन किया गया है। धन्यवाद।